मैं मंजू कुमारी मीना, सहायक आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज हम पढ़ेंगे समन्वय के सिद्धांत। समन्वय के सिद्धांतों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समन्वय की का अर्थ पढ़ेंगे कि समन्वय किसे कहते हैं। कि समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्था के विभिन्न विभागों एवं उप विभागों में व्यक्तियों के कार्यों एवं प्रयासों में समरूपता या संयोजन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि अधिकतम कुशलता के साथ संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। जबकि सहकारिता व्यक्तिगत रूप में एक दूसरे से सहायता करने की इच्छा है। समन्वय प्रबंध का एक कार्य नहीं है, यह प्रबंध का एक तत्व है। यह भी सभी प्रबंधकीय कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण का सार है। तो समन्वय का अर्थ क्या हुआ कि समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संस्था के विभिन्न स्तरों पर प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच में तालमेल का होना अति आवश्यक है। और उस तालमेल को क्या नाम दिया? समन्वय, कोऑर्डिनेशन। तो अब हम पढ़ेंगे समन्वय के सिद्धांत कि समन्वय के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। समन्वय के सिद्धांत प्रोफेसर मेरी पार्कर फॉलेट ने विस्तृत रूप से समझाया है। किसने समझाया है? प्रोफेसर मेरी पार्कर फॉलेट ने। प्रोफेसर मेरी पार्कर फॉलेट ने प्रबंध के जिन सिद्धांतों को दिया है उनको 10 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? 10 भागों में बांटा है। पहला है प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत। प्रथम एवं मुख्य समन्वय का यह सिद्धांत यह है कि समन्वय उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रत्यक्ष संपर्क से किया जाना चाहिए। विचारों, आदर्शों, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भली प्रकार आदान प्रदान किया जा सकता है। प्रत्यक्ष क्षैतिज संबंधों तथा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संदेश वाहनों से समन्वय करना और भी आसान हो जाता है। दूसरा है प्रारंभिक स्थिति में समन्वय। समन्वय का यह दूसरा सिद्धांत बताता है कि समन्वय नियोजन एवं नीति निर्धारण करते समय ही प्रारंभ कर लिया जाना चाहिए। यदि कार्यों के निष्पादन के पूर्व ही कार्य करने वालों से परामर्श कर लिया जाए और कार्यों के प्रबंध में के संबंध में कर्मचारियों के विचार प्राप्त कर लिए जाएं तो समन्वय करना और भी आसान हो जाता है। इस सिद्धांत के पालना हेतु मिस फॉलेट का यह सुझाव था कि संस्था के विभाग अध्यक्षों में क्षैतिज संबंधों का होना अति आवश्यक है। तीसरा सिद्धांत है समन्वय का पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। समन्वय का यह सिद्धांत बतलाता है कि किसी स्थिति विशेष में प्रत्येक तत्व एक दूसरे से संबंधित होता है। उदाहरणार्थ, यदि अ तथा ब दोनों साथ साथ कार्य करते हैं तो अ ब से प्रभावित होता है और ब ऐसे प्रभावित होता है। अर्थात ये दोनों साथ साथ एक दूसरे का प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त अपने साथ कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों से ये स्वयं प्रभावित होते हैं तथा इन्हें प्रभावित भी करते हैं। इस प्रकार एक संस्था के सभी तत्वों में पारस्परिक समन्वय होता है और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अगला सिद्धांत है सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। समन्वय का यह चौथा सिद्धांत बताता है कि समन्वय एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात संस्था में समन्वय का कार्य सदैव चलता ही रहना चाहिए। समन्वय के अवसरों पर नहीं छोड़ा जा सकता है। यह एक ऐसा कार्य है जिससे समन्वय कार्य को निरंतर करते रहने का प्रयास करना चाहिए, जिससे संस्था के उद्देश्यों को भली प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। अगला सिद्धांत है गतिशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक्स। आधुनिक गत्यात्मक व्यवस्था में समन्वय की गतिशीलता के सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। यह सिद्धांत इस बात की ओर ध्यान दिलाता है कि समन्वय करने की परिस्थितियों तथा तथ्यों में परिवर्तन के साथ साथ
समन्वय की तकनीक में भी परिवर्तन करते रहना चाहिए। अगला सिद्धांत है समयबद्धता का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात की ओर संकेत करता है कि समन्वय यथा समय पर किया जाना चाहिए। उपयुक्त समय पर किया गया समन्वय प्रयासों में की कुशलता में वृद्धि करता है। अगला सिद्धांत है प्रजातंत्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। यह सिद्धांत कहता है कि समन्वय प्रजातांत्रिक तरीके से किया जाना चाहिए। तानाशाही तरीके से निर्देश देकर समन्वय नहीं करना चाहिए। तानाशाही तरीके से निर्देश देकर समन्वय नहीं करना चाहिए। समन्वय में भागीदारी प्रबंध व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। अगला सिद्धांत है संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि समन्वय सिद्धांत के सभी हिस्सों अर्थात विभागों, उपविभागों तथा इकाइयों में किया जाना चाहिए। यह संगठन में ऊपर से नीचे तक तथा समतल स्तरों पर किया जाना चाहिए। अगला सिद्धांत है संचार व्यवस्था का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बतलाता है कि प्रभावी समन्वय के लिए संस्था में अच्छी संचार व्यवस्था होनी चाहिए। लंबवत एवं समतल संचार व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग ऊपर से नीचे तक तथा अगल बगल के बराबर वालों से स्वतंत्र रूप से विचारों, सूचनाओं आदि का आदान प्रदान कर सकें। ऐसा होने पर समन्वय प्रभावी होता है। अगला और अंतिम सिद्धांत है सहकारी व्यवहार का सिद्धांत। प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिए सहकारी व्यवहार के सिद्धांत का पालन करना परम आवश्यक होता है। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि समन्वय के लिए संस्था के सभी सदस्यों में सहकारी व्यवहार होना चाहिए। इससे लोगों में आपसी विश्वास एवं सहयोग की भावना विकसित होती है जो समन्वय के लिए अति आवश्यक है। तो इस तरीके से आज हमने समन्वय के सिद्धांतों के बारे में विस्तृत चर्चा की है और मुझे आशा है कि सभी के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।